नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात छत्तीसगढ़। मैं हूं अभिलाष मिश्रा। आज हम बात करेंगे धर्मांतरण पर छिड़े रण की, जिसे लेकर सीएम साय अब बहुत ही ज्यादा आक्रामक मूड में आ गए हैं। सीएम साय जब दिल्ली से कल लौटे तो उन्होंने आते से ही कह दिया कि हमने उन अधिकारियों को, तमाम अधिकारियों को अपने जांच के आदेश दे दिए हैं। उन एनजीओ की फंडिंग के जो विदेशों से पैसा लेते तो सेवा के नाम पर हैं, स्कूल और चिकित्सीय सुविधाएं बढ़ाने के नाम पर हैं या देने के नाम पर हैं, लेकिन उस पैसे का इस्तेमाल धर्मांतरण के लिए करते हैं। ईसाई मिशनरियों को टारगेट करने वाले इस बयान के बाद अब कहीं ना कहीं पूरे सूबे में सियासत गर्म हो गई है। कांग्रेस कह रही है कि अगर ऐसा हो रहा है तो केंद्र में आपकी सरकार है, विदेशों से पैसा आ रहा है तो उसकी मॉनिटरिंग करना भी केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है ना, कि अगर किसी देश से पैसा आया तो उसका इस्तेमाल हो क्या रहा है। राज्य में अब आपकी 1 साल से सरकार है, तो जब सरकारें आपकी हैं तो कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? बीजेपी कह रही कार्रवाई करने की ही तो बात कर रहे हैं कि अब हम कार्रवाई करने जा रहे हैं। यह बड़ा मामला है। धर्मांतरण जो है छत्तीसगढ़ में कोई छोटा मुद्दा नहीं है। जिन राज्यों में यह बड़ी मुद्दे के तौर पर नहीं देखा जाता वो अलग बात है, लेकिन छत्तीसगढ़ में यह बहुत बड़ा मुद्दा है क्योंकि यहाँ की डेमोग्राफी बहुत तेजी से चेंज हुई है। खासतौर से बस्तर अंचल में पूरे के पूरे गांव जो आज से 10-12 साल पहले तक आदिवासियों के थे, हिंदुओं के थे, वो कन्वर्ट होकर के ईसाई में उनका धर्म परिवर्तित हो गया है। लेकिन संविधान में यह व्यवस्था दी गई है कि जो व्यक्ति चाहे जिस धर्म में चाहे वो जा सकता है। तो क्या ये धर्मांतरण लालच देकर हो रहा है, डराकर हो रहा है, जबरदस्ती से हो रहा है, अवैध हो रहा है, या लोग अपने मन से सुविधाओं के लिए या अपने मन से भगवान की आस्था के लिए, ईश्वर की प्रार्थना के लिए उस तरफ जा रहे हैं? यह भी बड़ा सवाल है। तो क्या वाकई में अब सरकार के रडार पर आएंगे एनजीओ और मिशनरीज? इसी पर शुरू करते हैं आज आपकी बात। तो सीएम विष्णुदेव साय ने क्या कहा है इस पूरे मामले को लेकर, एक्शन को लेकर, सुनिए। अपने जन्मदिन पर अपने गांव में माता जी का आशीर्वाद लेते हैं और परिवार और गांव वालों के साथ और कार्यकर्ताओं के साथ श्री सत्यनारायण व्रत कथा सुनते हैं। और आज हम गांव जा रहे हैं माता जी का आशीर्वाद लेने। सर, विदेशी फंडिंग को लेकर के आपने चिंता जाहिर की है और जो धर्मांतरण की जो गतिविधियां भी है वो इसमें शामिल होती है विदेशी फंडिंग से, कैसे देखते हैं सर? अब हम कई बार बोल चुके हैं कि कई ऐसे एनजीओ हैं जो हेल्थ एजुकेशन के नाम पर विदेशी सहायता लेते हैं, लेकिन उसका कहीं ना कहीं दुरुपयोग होता है। हेल्थ एजुकेशन के आड़ में धर्मांतरण का खेल होता है, जो कि उचित नहीं है और ये बंद होना चाहिए। और आइए अब देखते हैं कांग्रेस ने किस तरह से तंज कसा है बीजेपी की सरकारों पर। सुनिए। मुख्यमंत्री जी का यह बयान बहुत ही हास्यास्पद बयान है। केंद्र में उनकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, राज्य में भाजपा की सरकार है, और वो स्वयं इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि जो विदेशी फंडिंग आ रहा है शिक्षा के नाम पर, उसको वो जो धर्मांतरण के लिए दुरुपयोग हो रहा है। अरे तो आप क्या कर रहे हैं? आपकी सरकार दोनों जगह है। ये तो आपको स्वयं कार्रवाई करनी चाहिए और कार्रवाई करने के बाद जनता को बताना चाहिए कि हमने इस तरह की कार्रवाई करी है। आप चुपचाप मुखदर्शक बने बैठे हैं। आप इस प्रदेश की मुखिया हैं, आपको बहुत सोच समझ करके इस तरह की बातें करनी चाहिए। आप पहले कार्रवाई करें उनके ऊपर, उन्हें जेल भेजिए जो गलत कर रहे हैं इसको। आइए देखते हैं सवाल क्या है। आज हमारे सवाल आपके सामने लेकर आ रहे हैं। हमारे सवाल ये रहे, मिशनरियों पर सरकार होगी सख्त, एनजीओ के बही खाते खंगालने का हुआ ऑर्डर। सेवा के नाम पर पैसा मंगाया, शिक्षा स्वास्थ्य की जगह कन्वर्जन में लगाया, यह सवाल उठा है। कांग्रेस बोली डबल इंजन की सरकार तो कैसे फल फूल रहा धर्मांतरण का कारोबार। धनेंद्र साहू जी को आपने सुना। छत्तीसगढ़ में रडार पर मिशनरी एनजीओ के विदेशी फंड, क्या रुकेगा छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण? क्योंकि आरोप लगते रहे हैं कि यहां पर सुविधाओं के अभाव में अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज, बच्चों की पढ़ाई, इसका लालच दे करके आदिवासियों को कन्वर्ट किया जा रहा है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे। मेरे साथ आज कांग्रेस से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता नितिन भंसाली जी जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत करूंगा उनका। बीजेपी से हमारे साथ वरिष्ठ नेता प्रवक्ता अशोक बजाज साहब जुड़ गए, उनका भी बहुत स्वागत करूंगा। और वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर सुधीर पांडे जी ने हमें ज्वाइन किया है। सुधीर जी, बहुत स्वागत है सर आपका। सबसे पहले मैं आ जाता हूं अशोक बजाज जी। देखिए, बड़ा गंभीर मामला है और यह बात सही है कि धर्मांतरण बहुत तेजी से हो रहा है विदेशी फंडिंग के लेकर के आज, लेकिन बड़ी बात सीएम साय साहब ने कही है, क्या कहेंगे आप? माननीय मुख्यमंत्री जी ने
बहुत ही सामयिक विषय पर अपनी बात रखी है और वास्तव में भारत में ये जो धर्मांतरण हो रहा है, मतांतरण हो रहा है, बहुत बड़ी समस्या है। विशेषकर हमारे बस्तर इलाके में ये बहुत बड़ी समस्या है और अमेरिका से इसकी फंडिंग हो रही है। विदेशों से एनजीओ जो यहाँ काम करते हैं पैसा लेकर, वो लोग शिक्षा के नाम पर, स्वास्थ्य के नाम पर अपनी संस्कृति का प्रचार करते हैं, अपने धर्म का प्रचार करते हैं और लोगों की गरीबी, बेकारी, भुखमरी और बीमारी और लाचारी का फायदा उठाकर ये लोग उन्हें मजबूर करते हैं कि आप हमारे धर्म में आइए। ऐसा कोई सब जवाब दिखाते हैं, इलाज करके कोई चमत्कारिक रिजल्ट ऐसा दिखाते हैं जिससे लोग आकर्षित हो जाते हैं उनको पर। और ये जो है केवल धर्मांतरण तक मामला सिमटा नहीं है, इसका असर जो दुष्प्रभाव जो पड़ रहा है आज समाज पर, गांव-गांव में लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया है, लॉ एंड ऑर्डर की समस्या हो गई है। एक तरफ धर्मांतरित लोग तो दूसरी तरफ जो मूल निवासी के लोग हैं, ये लोग आपस में रीति रिवाज और परंपराओं के कारण आपस में लड़ाइयां हो रही है। कहीं जन्म, मृत्यु, शादी, ब्याह, संस्कार के समय में अपने अपने रीति रिवाज से मनाना है, तो ये धर्मांतरित लोग नई रीति अपनी बताते हैं और उसके कारण लॉ एंड ऑर्डर की समस्या हो गई है। एक स्थायी बीमारी फैल गई है और जैसा कि धर्मेंद्र साहू जी कह रहे थे, ये केवल आज की समस्या नहीं है, डबल इंजन तो आज बनी। ये समस्या 1961 से लेकर आज तक जब जब कांग्रेस की सरकार आती है, तब तक धर्मांतरण और मतांतरण काम तेजी से बढ़ता है, क्योंकि इन लोगों के प्रति जो धर्मांतरण करने वाले लोग हैं, जो ऐसे एनजीओ है, ऐसी मिशनरी है, उनके प्रति इनका सॉफ्ट कॉर्नर रहता है। इसीलिए तेजी से धर्मांतरण बढ़ा है और इसको रोकना होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी के मैं इस बयान की बहुत ही सराहना करता हूं और निश्चित रूप से इनकी फंडिंग की जांच होनी चाहिए, इनके कृत्यों की जांच होनी चाहिए। तो आप जब सरकार में थे अशोक जी, उसकी जांच होनी चाहिए। आप जो कह रहे हैं अशोक जी, लेकिन जब केंद्र सरकार में आप ही के लोग थे हैं और एनजीओ की जो विदेशी फंडिंग खासतौर से, उस पर तो नजर मोदी जी को ही रखनी चाहिए, उनकी सरकार को रखनी थी। 10-11 साल से तो वही है और आप लोग कह रहे हैं कि हो रहा है, तो ये तो बड़ा विरोधाभास हो गया ना कि आप ही की सरकार में हो रहा है और आप स्वीकार भी कर रहे हैं। जांच करेंगे ना, फंडिंग हो रही है शिक्षा के नाम पे, स्वास्थ्य के नाम पे। अच्छा, 11 साल बाद जांच करने के बारे में सोच रहे हैं आप लोग? लेकिन अब जब जांच का आदेश हुआ है तो कांग्रेस वालों के पेट में क्यों डर रहा है? चलिए ठीक है, प्रणाली पर जांच होगा, ठीक है। उनका पैसा कैसे आया, कहाँ खर्च हुआ। अशोक जी का ऑडियो ठीक करेंगे, ठीक है, ठीक है अशोक जी। मैं नितिन जी से जरा जवाब ले लेता हूं, फिर आ रहा हूं आपके पास। नितिन भंसाली जी, देखिए गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा है, हम जांच करने जा रहे हैं। हम बिल्कुल स्वस्थ हैं, हमारे पेट में दर्द नहीं है, इनके सर में दर्द है। ये खुद ही के बयानों में खुद ही फंस रहे हैं। और मैं तो ये पूछना चाहता हूँ कि प्रदेश के गृह मंत्री ने और मुख्यमंत्री ने इस सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 13 महीने पहले विधानसभा में एक बिल लाने की बात कही थी, जिसमें बारे में बड़े बड़े पुलिंदे थे कि 19 बिंदुओं पे जो है वो ड्राफ्ट तैयार हुआ है, बहुत जल्दी पेश किया जाएगा और उस पर धर्मांतरण के विषय में कठिन कठोर कानून बनेंगे। कोई कानून नहीं बने। अब यदि विदेशी फंडिंग हो रही है, ये यूसैड के माध्यम से यदि विदेशों से भारत में फंडिंग हो रही है, तो केंद्र में और राज्य में इनकी सरकारें हैं। कहाँ गई ईडी, कहाँ गई सीबीआई? जो लोग कुछ नहीं करते उनके ऊपर तो मतलब राजनीतिक द्वेषवश आप किसी भी ढंग से उल्टा सीधा जुर्म लगाकर, आरोप लगाकर आप उनके खिलाफ उल्टी सीधी धाराएं लगाकर गिरफ्तार कर लेते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग हुई। मनी लॉन्ड्रिंग तो असली ये है कि वहां से यदि विदेशों से यदि पैसा हिंदुस्तान में आ रहा है तो ये केंद्र सरकार की नाकामी है। और उसके बाद यदि राज्य के मुख्यमंत्री कहे कि उन पैसों से राज्य में धर्मांतरण हो रहा है, तो उससे बड़ी नाकामी तो प्रदेश के मुख्यमंत्री की है। खुद ही स्वीकार कर रहे हैं कि वहां से पैसा आ रहा है और यहाँ पर धर्मांतरण हो रहा है, तो खुद क्या कर रहे हैं? ये सवाल तो खुद के ही, इनकी बातों में इन्हीं के सवाल और इन्हीं के जवाब छुपे हुए हैं। तो इनको पहले तो ये देखना चाहिए। और हम ये मांग करते हैं कि इन लगभग 11 सालों की भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जितनी भी विदेशी सहायता छत्तीसगढ़ या देश में
अन्य राज्यों में मिली है, विदेशी फंडिंग हुई है, उस पर सरकार श्वेत पत्र जारी करे, व्हाइट ठीक पेपर है। जारी करे और इस चीज का खुलासा करे कि कितना पैसा हिंदुस्तान में ठीक है। कंट्रीज नितिन से आया और किन कामों के लिए आया, ठीक है उनका नितिन। कैसा खर्च हुआ। और धर्मांतरण एक बहुत ही जटिल विषय है और इसके खिलाफ कानून बनना चाहिए, हम इसके पक्षधर हैं। चलिए ठीक है। आप कानून जो है बीजेपी से उम्मीद कर रहे हैं कि वहां बन जाए, पर आप 5 साल थे तो आप लोग कानून नहीं बना पाए इसको लेकर। नितिन जी। नहीं, हमने इसकी रोकथाम के लिए काफी काम किए थे, इस तरीके के हास्यास्पद बयान नहीं दिए थे और हमने रोकथाम भी की थी। ठीक है, चलिए आप सुधीर उठाकर पांडे जी के देख पास लीजिए, आते हैं। हमारे 5 साल से पहले 15 साल इनकी सरकार थी छत्तीसगढ़ में। बिल्कुल, और उनसे भी सबसे सवाल ज्यादा पूछ रहे हैं। चर्च भी बने, उनसे भी पूछेंगे इन्हीं की सवाल सर, सरकार। वो सवाल सभी इसलिए पूछ रहे हैं हम। सुधीर पांडे जी आपके पास आता हूं। सुधीर पांडे जी, सुप्रीम कोर्ट कह चुका है केंद्र सरकार से कि धर्मांतरण पर पुख्ता बिल लेकर के कानून बनाइए, सरकार को फर्क नहीं पड़ रहा। खुद बीजेपी के बड़े नेता कह चुके हैं हम छत्तीसगढ़ में कड़ा कानून ला रहे हैं, फर्क नहीं पड़ रहा। और फिर खुद ही कहते हैं कि छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण हो रहा है, विदेशी फंडिंग से पैसा आ रहा है, यहां पर गलत गड़बड़ियां हो रही हैं। 5 साल तक चिल्लाते रहे कि बहुत जबरदस्त तरीके से धर्मांतरण हुआ है, इतिहास में सबसे ज्यादा धर्मांतरण इन 5 सालों में हुआ है। जब 5 सालों में इतना ज्यादा धर्मांतरण हो गया था तो 1 साल में उसकी जांच करा लेते, 2-4-10 लोगों को जेल डाल देते। अगर अवैध तरीके से हुआ था, फंडिंग कहां से हुई थी, वो तमाम हमारे पास एजेंसियां हैं, वो जांच कर लेती है, पैसा यहां इस अकाउंट से इस अकाउंट में आया विदेशों से और यहां खर्च हुआ। कुछ करने को कुछ नहीं, बोलने को सब कुछ। मोदी जी खुद कह चुके थे कि धर्मांतरण को लेकर के हम कानून लाएंगे जब वो पीएम नहीं थे, तो अब 11 साल हो गए उनको। अभिलाष जी, मैं थोड़ा सा 3 टुकड़ों में इस बात को बताना चाहूंगा। पहला फंडिंग की बात है। तो मोदी साहब का जो पहला कार्यकाल रहा उसमें ही संसद में विधेयक पारित हुआ और बहुत सारे विदेशी फंडिंग वाले एनजीओ को बैन किए गए। और स्वयं प्रधानमंत्री जी भी कई बार इस चीज को सदन में भी बता चुके हैं। संशोधन जो विधेयक भी लाया गया था और काफी सारी विदेशी फंडिंग को बंद रखी गई और रेगुलेटरी कमीशन बनाया गया जो निगरानी रखती है कि विदेशी फंडिंग कहाँ और किस चीज में उपयोग हो रही है। ये तो पहली बात है कि भाजपा सरकार ने जो पहले कार्यकाल में अपने प्रयास किए और आज दोबारा फंडिंग कैसे आ रही है, ये तो मुझे लगता है कि या तो ये केंद्र सरकार की विफलता है जिनको निगरानी रखनी होती है, या राज्य सरकार और केंद्र सरकार में समुचित समन्वय शायद नहीं है इस बात को लेकर के। ये अलग मुद्दा है। दूसरा चीज है धर्मांतरण को लेकर के जो लड़ाई है। मुख्यमंत्री जी जशपुर क्षेत्र से आते हैं, अभिलाष जी याद होगा कि दिलीप सिंह जुदेव जी भी इसी क्षेत्र से आते हैं और धर्मांतरण की लड़ाई वहां काफी लंबी और काफी पुरानी है। इसको हमेशा राजनीतिक चश्मे से देखा गया है, मगर वास्तविक स्थिति यह है कि छत्तीसगढ़ के जो भी आदिवासी इलाके हैं वहां पे जो मिशनरी संस्थाएं हैं वो सेवा और चिकित्सा के नाम पे धर्मांतरण कर रही हैं। चर्चों के निर्माण लगातार बढ़े हैं, चाहे वो कांग्रेस का शासनकाल हो चाहे भाजपा का शासनकाल, ये किसी से नहीं छुपा है। धर्मांतरण को लेकर के तीसरा पेच ये फंसा हुआ है कि जो लोग धर्मांतरित होते हैं वो ये नहीं स्वीकार करते कि वे आदिवासी नहीं है, अब ईसाई हो गए हैं। देखिए, ये सबसे बड़ा फार्मूला है और संविधान हमारा ये कहता है कि यदि आप अपना धर्म छोड़ते हैं तो आपको सारी सुविधाओं से वंचित होना पड़ेगा। टीलिस्टिंग पे हम लोग कई बार बात कर चुके हैं जिस मुद्दे की लड़ाई चल रही है। सबसे बड़ी चीज ये है कि हम धर्मांतरण रोकने या धर्मांतरण की कानून की बात तो करते हैं, चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, मगर दोनों जानते हैं कि सतही तौर पे न तो वो मिशन के अनुरूप सेवा कर पा रहे हैं, न तो मिशन के अनुरूप स्वतंत्र चिकित्सालय बना पा रहे हैं, न तो वो ग्रामीण क्षेत्रों में जो मिशन के स्कूल हैं जो उच्च स्तरीय सुविधाएं दे रही है वो दे पा रहे हैं। इस मामले में एकल वनवासी कल्याण आश्रम और आरएसएस के द्वारा एकल विद्यालय भी इसके टक्कर में शुरू किया गया था, मगर दोनों इतने प्रभावी नहीं हो पाए जितना काम आदिवासी क्षेत्रों में मिशन कर रही। तो स्वाभाविक चीज है कि जहां से ज्यादा सुविधा मिलेगी या ज्यादा सम्मान मिलेगा या आगे बढ़ने का ज्यादा अवसर मिलेगा, वहां पे लोग अट्रैक्ट होंगे। तो मैं ये तीनों चीज को अलग अलग ध्यान देता हूं। तो ये बयानबाजी राजनीतिक ज्यादा हो जाती है और मैदानी स्तर पे इनका प्रयास काफी कम हो जाता है। जी अशोक बजाज जी, पहला मेरा सवाल तो यही है कि आप लोग तो लगातार बोलते रहे पिछले कई सालों से कि हम बिल लेकर आ रहे हैं, कहां है सर बिल? देखिए, धर्मांतरण के खिलाफ में कार्रवाई जब करने जा रहे हैं तो कांग्रेस को इसका स्वागत करना चाहिए। कांग्रेस ने 5 साल में इतना धर्मांतरण के लिए इनको मदद किया,
इनको एक प्रकार से कहाँ सर आप बयान दे रहे हैं सर, सबूत दीजिए ना करते हैं, आप तो उसका एक स्वागत मिनट नितिन जी करते हैं। सर, अशोक बजाज जी आप बयान पहले ऐसे आप सत्ता में आ गए हैं। नितिन ना अशोक जी आप सत्ता में हैं, अब आप आरोप नहीं लगा सकते, आप साबित कर दीजिए कि इन्होंने करवाया धर्मांतरण। मैं वही कह रहा हूँ ना, धर्मांतरण इन्होंने नहीं करवाया, ये एनजीओ या मिशनरी जो धर्मांतरण करा रही है, हाँ उनके प्रति इनकी जो सहानुभूति है ये दुखदाई है। इन्होंने कोई ना, मेरा सवाल ये था सर कि मेरा सवाल ये था सर मेरा सवाल ये था कि बिल को लेकर, कानून को लेकर सर, अशोक बजाज जी कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने, नितिन मंसाली जी आज तो सरकार अशोक बजाज जी कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट बोल चुका है, कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट बोल चुका है, हमारे यहाँ आप लोग बोल चुके हो, बिल क्यों नहीं आ पा रहा सर? कब बनाएंगे भाई साहब? 13 महीने निकल गए, सरकार बने ना 13 महीने तो यहाँ निकल गए, वहां सुप्रीम कोर्ट तो कई साल पहले बोल चुका है और उससे पहले से मांग होती आ रही है और एक सख्त कानून की जरूरत है। वो ना केंद्र में बन रहा ना राज्य में बन रहा, दोनों डबल इंजन की सरकार है, तो यहाँ दिक्कत किसकी है? इसके लिए भी हम कांग्रेस को दोषी मानने की कांग्रेस नहीं बनने दे रही। बढ़ाया जा रहा है ना। अब तो देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है इनके खाते बही की जांच होगी। अब खाते बही की जांच तो होने दीजिए। इन्होंने अगर पैसे का दुरुपयोग किया है, अगर उस पैसे का एक मिनट, अगर अशोक बजाज जी आप तो 5 साल से कहते रहे थे ये चीज की हुआ है, अब आप कह रहे हैं अगर हुआ है तो 5 साल तक बिना सबूतों के आप आरोप लगा रहे थे ये बात, अभी तक सबूत था नहीं आपके पास, अब सबूत खोजेंगे आप? नहीं, धर्मांतरण तो हो रहा है, ये आरोप लगाया हमने। ना एक मिनट अशोक जी, ईसाई मिशनरी का उपयोग आज ईसाई मिशनरी पैसों के बल पर लालच देकर धर्मांतरण कर रहे हैं, आप लोग बोलते रहे। स्वास्थ्य के लिए आया, जो कोरोना के लिए आया, उस पैसे का उपयोग अगर इन लोगों ने धर्मांतरण के लिए तो आप मानते हैं कि पिछले 11 सालों से विदेश का पैसा आकर के कहां खर्च हो रहा है? अशोक बजाज जी आप ये मान रहे हैं कि पिछले 11 सालों से देश में विदेश का पैसा कहां खर्च हो रहा है, इसकी निगरानी हमारी केंद्रीय सरकार नहीं कर पाई। अब आप जाकर के जांच आप शुरू करेंगे, अभी तक जांच ही नहीं हुई 11 सालों से इसकी कि पैसा कहां जा रहा है, किस काम में जा रहा है। ये मान रहे हैं आप कि अब केंद्र सरकार जो काम करना चाहिए वो राज्य सरकार करेगी कि वो चेक करेगी कि विदेश से आया पैसा कहां खर्च हो गया? ये तो केंद्र का काम है ना कि कहीं फंडिंग इधर उधर तो नहीं हो रही, उसके लिए केंद्रीय एजेंसियां सर हमारे पास। बिल्कुल, फंडिंग की जांच होगी, खाते बही जांच होगी और चलिए नितिन मंसाली जी, पैसे का दुरुपयोग किया जितना छोटा मोटा मुझे जानकारी है कि जो विदेशी फंडिंग होती है उसके या एनजीओ के फंडिंग कहां इस्तेमाल हो रही है उस पर केंद्रीय एजेंसियों की नजर होती है और वो केंद्रीय एजेंसियों की पहली जिम्मेदारी होती है, क्योंकि ये विदेश से पैसा आ रहा है तो कहीं गलत तरीके से किसी इस्तेमाल करने तो नहीं आ रहा। तो ये क्या वहां पर चूक हो गई? और अगर हो गई तो 5 साल, चूंकि आपकी भी सरकार थी, आप भी अब विपक्ष में बैठ करके सिर्फ तोहमतें लगाने के मजे भले ले लें, पर अभी ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, आपके समय भी आरोप लग रहे थे, तो आपने कोई जांच में पाया नहीं ऐसा कि यहां पर कुछ गड़बड़ी हो रही है? आपके समय सब बढ़िया चल रहा था। अब तो ये डबल इंजन की सरकार है, हर बात पे एक ही बात कहते हैं। अभी कुछ दिनों से तो ट्रिपल इंजन हो गया है और इनके एक नेता तो ये भी कह रहे थे कि पंचायत चुनाव के बाद 4 इंजन हो जाएगा। तो जब इनके पास राज्य में, केंद्र में जब इनकी सरकारें हैं और इतना ये चिंतित हैं जिस प्रकार के बयान दे रहे हैं, तो कानून बनाना चाहिए। कांग्रेस मैं ताली बजाकर इनके कानून, यदि इन्होंने कठोर कानून बनाए धर्मांतरण के खिलाफ तो मैं स्वागत करूंगा उसका। पर यह कह देना कि विदेशी फंड आ रहा है, उसका दुरुपयोग हो रहा है, उसकी जांच करेंगे, तो आप अपनी विफलताएं, आपके स्वयं के वाणी से आपकी विफलताएं सिद्ध हो रही हैं। वो भी एक जिम्मेदार पद में बैठे व्यक्ति, प्रदेश के मुख्यमंत्री ये बात कह रहे हैं, तो बहुत विचार योग्य है और बहुत ही चिंता का विषय है कि वो खुद कह रहे हैं कि धर्मांतरण हो रहा है, विदेशी पैसा आ रहा है। तो विदेशी पैसा कैसे आ रहा है? यहाँ तो रायपुर से बिलासपुर यदि काम का पैसा भी यदि हम ट्रांसफर कर दें या किसी को दे दें 1 नंबर का पैसा भी, तो उसमें भी यदि ये चाहे तो ईडी के केसेस लगा देते हैं। तब विदेशों से करोड़ों अरबों रुपया यदि आ रहा है, विदेशी फंडिंग हो रही है, तो इनकी एजेंसियां कहाँ हैं? ये बहुत ही दुख की बात है कि ये बचकाना बयान देकर अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। चलिए मैं सुधीर पांडे जी के पास आता हूँ। सुधीर जी, ये सियासत के लिए आरोप लगते हैं, लेकिन देखिए घटनाएं तो बड़ी होती हैं और मुझे दुख ये कहते हुए हो रहा है कि जब झीरम कांड हुआ था तो भूपेश बघेल जी कहते थे कि सबूत उनकी जेब में है। 5 साल वो रहे, वो सबूत ना उन्होंने मीडिया के सामने रखे ना सुप्रीम कोर्ट के सामने रखे। वो कहते रहे कि हमारे हिसाब से कमेटी बनाओ या इस तरह की बातें होती रही। ठीक है, वो आरोप उन्होंने राजनीतिक तौर पर लगाए,
लेकिन आखिरकार पता नहीं चला कि वो साजिशकर्ता कौन था अभी तक। दूसरा, 5 साल तक पिछले लगातार बीजेपी चीख चीख कर कहते रही कि पैसों के दम पर धर्मांतरण हो रहा है, लालच देकर हो रहा है, और ऐसे बोलते रही कि सबूत उनके पास हैं, वो जानते हैं, और अब जांच सरकार आएगी तो जांच होगी, सब खुल जाएगा। और अभी तक बता रहे हैं कि 11 साल से जो फंडिंग आई है छत्तीसगढ़ में, केंद्र के पास उसका कोई लेखा जोखा ही नहीं है। तो ये इस तरह की चीजें क्या सियासत के लिए ही होती हैं क्या? ये जो आरोप प्रत्यारोप हैं, हम लोग बेवजह इसको लेकर इमोशनल हो जाते हैं क्या? अभिलाष जी, मैं इसको फिर से तकनीकी रूप से समझाना चाहूंगा। मैं काफी लंबे समय से इस क्षेत्र से जुड़ा रहा, धर्मांतरण काफी पहले जो था कि चर्चों पे आरोप लगता था कि चर्चों को सीधे विदेशी एजेंसियां पैसे देती है, जिसका कोई हिसाब किताब नहीं होता था, और बड़े बड़े चर्च और बिशप और जो बिशप जो है अपने चर्चों के माध्यम से अलग अलग एनजीओ संस्थाओं को पैसे देते थे, जिनका मन मर्जी से उपयोग करते थे। मैं फिर से दोहराऊंगा, मोदी सरकार जब पहली बार आई तो उन्होंने इस विदेशी फंडिंग को सीधे किसी संस्था पे देने पे रोक लगा दिया। दूसरी चीज है, हर एनजीओ की साल में ऑडिट कराना अनिवार्य कर दिया, और उसकी जांच केंद्र और राज्य की दोनों एजेंसियां कभी भी कर सकती है। ऑडिटर स्थानीय भी होते थे, स्थानीय सरकार के, अगर कोई भी शक होता था तो हर साल जांच करने के प्रावधान है, ऑडिट होना है हर एनजीओ के। हाँ, मैंने फिर से एक चीज कहा कि हम लोग चुनाव के समय या राजनीति के लिए चीज कर रहे हैं। धर्मांतरण हमारे लिए वास्तव में बड़ा मुद्दा है। धर्मांतरण को लेकर के हम सिर्फ ईसाई मिशनरियों से हमारी लड़ाई नहीं है, दूसरे धर्मों के भी लोग जाने लगे हैं, वो भी अपने ढंग से, जिसको आज डेमोग्राफी चेंज करने की बात जो आजकल सब जगह हो रही है, तो दोहरे तिहरे मानदंड पे लड़ने पड़ रहे हैं। वास्तव में मूल आदिवासियों के लिए सबसे बड़ी समस्या है। हमारे पास एक बहुत आसान उपाय है कि हम डिलिस्टिंग करें। इस बात को लेकर के दोनों दल अभी तक न तो भाजपा कोई ठोस रणनीति बना पाई है, और न ही कांग्रेस इसको समर्थन देने के लिए आगे आ पाई है। राजनीतिक लाभ का मुद्दा बना हुआ है। जो डिलिस्टिंग समर्थक हैं वो भाजपा के वोटर हैं, और जो डिलिस्टिंग के विरोध कर रहे हैं वो कांग्रेस के वोटर हैं। ये बात किसी से बिल्कुल नहीं छुपी हुई है। ये लड़ाई राजनीति यहाँ पे है, और हम इसलिए जांच नहीं चाहते हैं या हम कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम संविधान में जब तक हम ये चीज साबित नहीं करेंगे कि वो आदिवासी नहीं ईसाई है, तब तक हम इसको दूर नहीं कर सकते। जी, तो ये बड़ा सवाल ये भी है कि लालच दिया जा रहा है, लालच किन लोगों को दिया जाता है? कमजोरों को दिया जाता है। क्योंकि अगर आपके पास स्कूल नहीं होगा, अगर आपके पास अस्पताल नहीं होंगे, अगर आपके बच्चों के पास सिक्योर फ्यूचर नहीं होगा, तो लालच दिया जाएगा, और जो लालच देगा या तो वो किसी दूसरे धर्म में कन्वर्ट कर देगा, या गलत रास्ते पर आपके बच्चों को या आपके परिवार को ले जाएगा, और आपको जाना पड़ेगा। क्योंकि कहा जाता है ना कि रोटी से बड़ा कोई ईमान नहीं होता। अब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार रही हो, बीजेपी की सरकार रही हो, देश में किसी की सरकार रही हो, अगर हम अपने आदिवासियों को आज़ादी के इतने साल बाद तक अमृत वर्ष हम मनाते रहे, तब तक हम उन्हें बेसिक सुविधाएं नहीं दे पा रहे हैं, और उन बेसिक सुविधाओं के लिए लोग अगर अपना ईमान बदल दे रहे हैं, तो फिर यकीन मानिए बेईमानी उनसे नहीं, हम ही से कहीं हुई है। बहुत शुक्रिया सुधीर पांडे जी, नितिन भंसाली जी, अशोक बजाज जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए तमाम दर्शकों का शुक्रिया। नमस्कार।